हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बिगिन करने जा रहे हैं विद अवर नेक्स्ट चैप्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कभी कभी इससे भी ज्यादा। सो इस चैप्टर में बहुत सारी डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई है बच्चों, जिसको कि आपको बहुत अच्छे से समझना है, अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। सो इस चैप्टर को हम ब्रेक करेंगे सेवरल पार्ट्स में और एक एक करके हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस बिगिन विद टुडेस सेशन। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को। तो बच्चों, आप सभी को याद होगा अपने पिछले चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमने मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, साथ ही साथ डिफरेंट इनहेरिटेंस पैटर्न्स और उनके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल जेनेटिक बेसिस है उनको डिटेल में स्टडी किया था। और इन इनहेरिटेंस पैटर्न्स को समझाने के लिए मेंडल ने कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था ऑफ द यूनिट फैक्टर्स। बट मेंडल अपने टाइम पर इस यूनिट फैक्टर्स के केमिकल नेचर को नहीं डिटर्मिन कर पाए थे। क्लियर? अब देखिए, जो नेक्स्ट 100 ईयर्स का स्पैन था आफ्टर मेंडेलियन इरा, वो जो 100 ईयर का स्पैन था ना, वहां पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डीप रिसर्चेस कंडक्ट की। और उन डीप रिसर्चेस का वो भी रिसर्चेस जो थी एट द मॉलिक्यूलर लेवल थी। ओके, तो एक्चुअली यहां पर ये सारी रिसर्चेस की जा रही थी टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो इन डिटेल जो रिसर्चेस थी उनका ही कल्मिनेशन का रिजल्ट था दैट इट वाज रियलाइज्ड that DNA is the genetic material in at least most of the organisms, right? तो भाई अब हम यहाँ पर ना एक ओवरव्यू लेने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिससे कि हमको पता चलेगा कि कैसे एडवांसमेंट देखने को मिली और हमको इंफॉर्मेशन की डिस्कवरी हुई अबाउट द जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो हम कॉन्ट्रीब्यूशन लेने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट, जिसका नाम था फ्रेडरिच मिशर। सो फ्रेडरिच मिशर ने while he was working on the pus cells of the owl, तो owl के pus cells के न्यूक्लियस में से उन्होंने एक सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया था, जो कि अकॉर्डिंग टू हिम ही थॉट कि इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। मतलब इनका मानना यह था, ये जो सब्सटेंस उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल्स ऑफ द आउल, ये हेल्प करता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। क्लियर? तो उन्होंने इस सब्सटेंस को नाम दिया न्यूक्लियन, क्योंकि उन्होंने इस सब्सटेंस को कहां पाया था? इन द न्यूक्लियस, इसलिए नाम दिया न्यूक्लियन। फाइन। अब देखो, लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट सिडनी ऑल्टमैन ने इस न्यूक्लियन के केमिकल एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि भाई आखिरकार ये जो न्यूक्लियन है ये केमिकली कैसा दिखता है। तो उन्होंने पाया अपनी रिसर्चेस में दैट द केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लियन इज एसिडिक। मतलब ये जो न्यूक्लियन था ना, ये एक एसिड था, इसीलिए ऑल्टमैन ने न्यूक्लियन का नाम बदल के रख दिया न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, आज हम जानते हैं जिन न्यूक्लिक एसिड के बारे में ऑल्टमैन ने प्रपोज किया था वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। सो 2 टाइप के जो न्यूक्लिक एसिड में सबसे कॉमन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। याद है ना, डीएनए। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में उनका जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। सो दिस इज द जेनेटिक मटेरियल in most organisms। while जो दूसरा न्यूक्लिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, दिस इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज आरएनए, ये आपको कुछ ही वायरसेस में, ओनली सम वायरसेस में एज जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। तो इट इज फाउंड ओनली इन सम वायरसेस, जहां पर वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। वाइल आरएनए के कुछ और भी फंक्शंस हैं। कभी कभी आपको ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी शो करता हुआ देखने को मिलता है एज राइबोजाइम एंजाइम। याद है आप सभी को, राइबोजाइम अकेला ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम है जो कि नॉन प्रोटीनेशियस है। ओके, सो वो एंजाइम की प्रोटीनेशियस नेचर के एक्सेप्शंस थे। तो राइबोजाइम्स आरएनए मॉलिक्यूल हैं जिनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज थी। इसका मतलब ये कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो कर सकता है, अडैप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी ये एक्ट करता है। इसके डिफरेंट अदर फंक्शंस भी हैं जो कि हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये 2 टाइप के इन्होंने जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको डिस्कवर किया। एक तरह से न्यूक्लिक एसिड्स बताए थे कॉन्सेप्ट, जिनको कि आज हम ये 2 टाइप कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्लियर? ओके। अब देखिए, अनदर जो एक आपको ब्रेक थ्रू
जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है दैट इज ऑफ रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। तो दो साइंटिस्ट ये आपके सामने मेंशन है, ठीक है। अब इनकी जो डिस्कवरी थी उसमें ना थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, वील ट्राई टू सी। तो देखो माना जाता है जो साइंस की जितनी भी हिस्ट्री है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक फोटोग्राफ को रोजलिंड फ्रैंकलिन ने अलोंग विथ हर असिस्टेंट, उसका नाम और असिस्टेंट का नाम भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ही वाज रेमंड गॉसलिंग। तो रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड रेमंड गॉसलिंग ने एक इमेज को कैप्चर किया था और वो जो इमेज थी दैट वाज एक्सरे इमेज। तो ये जो इमेज थी ना ये थी ऑफ द डीएनए। तो डीएनए की जो इमेज थी सबसे पहली बार कैप्चर किया था रोजलिंड फ्रैंकलिन ने, ठीक है। और जिस टेक्निक का इस्तेमाल यहां पर किया गया था दैट वाज एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। तो आगे जब इवन आप क्लास 12th में ही फिजिक्स का चैप्टर पढ़ते हो जहां पर वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हो ना अबाउट डिफ्रैक्शन, वही यहां पर प्रिंसिपल इन्वॉल्व होने वाला है। तो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी से ये इमेज आपको डीएनए की देखने को मिली थी। और किसने ली थी इस इमेज को? इस इमेज को लिया था फ्रैंकलिन ने और उनके ही असिस्टेंट गॉसलिंग ने। बट जिस रिसर्च लैब में फ्रैंकलिन वर्क कर रही थी उनके डायरेक्टर थे मॉरिस विल्किंस, ठीक है। और कुछ पर्सनल डिस्प्यूट्स की वजह से इट वाज फाउंड कि विल्किंस ने फ्रैंकलिन की ये जो इमेज थी इसको चोरी छुपके से किसको दिखा दिया था? यस, वॉटसन को। सो वॉटसन, आई होप आप सभी को याद होगा, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक वही दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया था, जिनको कि नोबेल प्राइज भी मिला था। याद है आप सभी को? तो वॉटसन एक्चुअली वाज एबल टू डेवलप दैट मॉडल ओनली आफ्टर सीइंग दिस इमेज, जो कि विल्किंस ने शो कर दी थी टू जेम्स वॉटसन। तो ये कंट्रोवर्शियल स्टोरी है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड इनफैक्ट रोजलिंड फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज नहीं मिला था, इनफैक्ट विल्किंस को मिल गया था अलॉन्ग विद Watson and Crick, but Franklin sadly did not get because she passed away before receiving the Nobel Prize. Okay, क्योंकि Nobel Prize इनको मिला था 1962 में and she passed away in 1958 due to ovarian cancer because ये X-rays में ज़्यादा डील कर रही थी, इस वजह से म्यूटेशंस की वजह से she had caught cancer. So आइए देखते हैं कि इस इमेज में ऐसा क्या था। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज मानी जाती है इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो इस इमेज के थ्रू कैसे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन किया गया होगा। तो देखिए ये जो आपको पैटर्न देखने को मिलता है ना, आपको यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक एक्स शेप देखने को मिल रहा है, दिख रहा है? ये जो एक्स शेप है ना बच्चों, ये डिफ्रेक्शन पैटर्न तभी बनता है जब स्ट्रक्चर हेलिकल हो। क्लियर? तो एक हेलिकल स्ट्रक्चर ही यानी कि कुछ जब इस तरीके की कॉइलिंग होती है ना, तो एक कॉइलिंग वाला स्ट्रक्चर आपको हमेशा ऐसा एक्स शेप पैटर्न देता है। ये चीज आप खुद भी ट्राई कर सकते हो अपने घर पर। अगर आप एक छोटी सी स्प्रिंग लोगे ना, चाहे आप अपनी पेन में से वो स्प्रिंग निकाल लो या फिर जो आपके हैलोजन बल्ब्स होते हैं उनमें से वो जो फिलामेंट होती है स्प्रिंग वाली उसको निकाल लो और उसके आगे एक लेजर लाइट को आप लेजर लाइट के थ्रू उसको शैडो फॉर्म करने की कोशिश करो इन अ डार्क रूम। यू विल सी आपको ना इस तरीके का एक्स शेप्ड पैटर्न देखने को मिलता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये जो पैटर्न आता है ना, ये यहां पर रोजलिंड फ्रैंकलिन को क्लियरली डिटरमिन कर चुका था दैट इट वाज द हेलिकल शेप जो कि डीएनए पोजेस करता है। तो डीएनए का हेलिकल शेप था वो उन्होंने डिटरमिन कर लिया था। एक्चुअली ये जो फोटोग्राफ थी ये अप्रैल 1952 में ले ली गई थी, बट ये आप रादर आई वुड से मई 1952 में ले ली गई थी एंड उन्होंने नेक्स्ट ईयर तक यानी कि अर्ली 1953 तक इस पे कोई वर्क नहीं किया था। उन्होंने कुछ बेसिक कैलकुलेशंस कर ली थी जिसके हिसाब से देखो उन्होंने क्या देख लिया था कि इस अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इन कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने देखा था कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि जिसकी पिच जो है पिच इज ऑफ 3.4 नैनोमीटर जिसके अंदर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन ना फ्रैंकलिन ने इन कैलकुलेशंस को भी कैलकुलेट करके रखा था जो कि विल्किंस ने शो कर दिया था टू वॉटसन, जिसकी मदद से उन्होंने वही डेटा का इस्तेमाल करके मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, तो देखो जब हम इन चीजों को यहां से देखते हैं और कंपेयर करते हैं विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए जो कि हमें नॉर्मली देखने को मिलता है, तो ये जो 10 बेस पेयर्स है ना वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो देखो आपको यहां पर ना ऐसे लैडर लाइक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ऐसे 1 2 3 4। यहां पर आपको जो 5th वाला लैडर है ना वो नहीं देखने को मिल रहा है बिकॉज यहां पर ओवरलैपिंग वाला रीजन है। तो इस रीजन पे जहां पर जो बेस पेयर होगा ना, जहां पर ये ओवरलैपिंग हो रही है, वहां पर आपको रीजन्स पे ये इमेज फॉर्म होती हुई नजर नहीं आएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए सिर्फ हेलिकल नहीं है, वो डबल हेलिकल है, तभी यहां पर दो जो रंग्स हैं वो बेसिकली एब्सेंट नजर आ रहे हैं। सिमिलर पैटर्न यहां पर है, तो इसका मतलब क्या पता चला हमको कि टोटल वी हैव 10 बेस पेयर्स।
इन द कंप्लीट पिच। तो एक पूरी पिच में यहां पर आपको 10 बेस पेयर देखने को मिलते हैं और ये जो पिच थी दैट वाज ऑफ 3.4 नैनोमीटर्स और इस डीएनए की जो विड्थ थी दैट वाज कैलकुलेटेड बाय फ्रैंकलिन टू बी 2 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आगे वॉटसन एंड क्रिक ने इस टाइप का मॉडल जो है वो डीएनए का प्रपोज किया था। सो आई होप द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रैंकलिन एंड विल्किंस एज प्रपोज्ड बाय एनसीईआरटी इज वेरी क्लियर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अनदर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बिफोर वी मूव ऑन टू दी वॉटसन एंड क्रिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर आता है ऑफ अर्विन शारगाफ। तो अर्विन शारगाफ ने एक्चुअली प्रपोज किया था द शारगाफ्स रूल। और शारगाफ्स रूल क्या कहता है, देखिए उन्होंने क्या बोला, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, अगर आप देखोगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन है, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेशियोज, तो एडेनिन एंड थाइमिन का जो रेशियो है और ग्वानिन एंड साइटोसिन का जो रेशियो है, दे आर कांस्टेंट एंड दे ऑल इक्वल टू 1। दैट मींस अगर हम देखें एडेनिन और थाइमिन का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट है एंड इट कम्स टू 1। दैट मींस A डिवाइड बाई T अगर करोगे ना इट कम्स टू 1, तो इसका मतलब दे आर कांस्टेंट इन देयर नंबर। तो 1:1 का ये रेशियो शो करता है। सिमिलरली अगर हम देखें यहां पर ग्वानिन एंड साइटोसिन, इनके बीच में भी आपको 1:1 का रेशियो देखने को मिलता है। मतलब क्या हुआ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थाइमिन। ठीक है, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोसिन। और आपको आगे पता भी चलेगा जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया गया था कि एडेनिन एंड थाइमिन जो भी यहां पर एक्चुअली इस प्रिंसिपल का भी ना इस्तेमाल किया था वॉटसन एंड क्रिक ने टू प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो उनका मानना था जो भी बेस जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करते हैं। तो सिंस एडेनिन एंड थाइमिन यहां पर कैसे हैं, दे आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब ये दोनों आपस में बेस पेयरिंग शो करते हैं, जो कि आगे हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ ग्वानिन एंड साइटोसिन सिंस इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, मतलब ये यहाँ पर बेस पेयरिंग शो करते हैं। तो जो एक और फीचर था वो भी जो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने अपने मॉडल में प्रपोज किया था वो अर्विन शारगाफ के रूल से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्विन शारगाफ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, okay, now we move on to finally the contribution made by James Watson and Francis Crick, जिनको कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इन्होंने ही डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया था ऑफ द डीएनए। सो आइए देखते हैं इन्होंने क्या प्रपोज किया। देखिए, दे प्रपोज दैट द डीएनए वाज अ डबल हीलिक्स। तो उन्होंने डबल हीलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज किया था 1953 में। सो कैन यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था जो इमेज कैप्चर की थी रोजलिंड फ्रैंकलिन ने, दैट वाज इन May 1952, but she did not work on that image for quite some time. तो early 1953 में उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया था, but by then विल्किंस ने ये इमेज शो कर दी थी टू वॉटसन और अप्रैल 1953 में उस इंफॉर्मेशन एंड डेटा और उस इमेज का इस्तेमाल करते हुए वॉटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल को प्रपोज कर दिया था इन 1953 अप्रैल। क्लियर, ओके। एंड दे ऑल्सो प्रपोज्ड दैट द बेसिस ऑन दी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स शो पेयरिंग। तो मतलब डबल हीलिक्स का मतलब क्या है, यहां पर आपको 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए देखने को मिलेगी, जैसे कि एक रेड स्ट्रैंड देखने को मिल रही है यहां पर और एक ब्लू स्ट्रैंड देखने को मिल रही है ना। और ये जो 2 स्ट्रैंड्स जा रही हैं दे आर पेयर्ड। हाउ आर दे पेयर्ड, बिकॉज यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है उनमें प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेसिस क्या करते हैं, पेयरिंग शो करते हैं। ठीक है, जैसा कि अर्विन शारगाफ ने अपने रूल में प्रपोज किया था। एंड दे ऑल्सो हैड रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी इन द ईयर 1962। तो 1962 में इनको नोबेल प्राइज से भी ऑनर किया गया था अलॉन्ग विथ मॉरिस विल्किंस। सैडली फ्रैंकलिन को वो प्राइज नहीं मिला था बिकॉज शी हैड पास्ड अवे इन 1958 ओनली, राइट, ड्यू टू ओवेरियन कैंसर। So I hope the basic overview about the historical background for the search for the genetic material is very clear. तो बच्चों, after having dealt about the basic historical background about the nucleic acids, now it is time कि हम begin करें with the very first nucleic acid which is very very important for us because वही हमारा genetic material है and that is deoxyribonucleic acid, that is
डीएनए, राइट, जिसको हम शॉर्टली डीएनए से एब्रिविएट करते हैं। ओके, अ वेरी कॉमन टर्म जो कि आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हो, बट इसके बारे में हमको बहुत डिटेल्स समझनी है। देखिए, इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑलरेडी हम क्लास 11th के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में कवर कर चुके हैं। यहां पर भी हम वापस से उनको कवर करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर अगर आपको समझना है तो आपको बेसिक्स ऑफ डीएनए पता होने चाहिए। ओके, तभी आप इस चैप्टर में आगे अपनी प्रोग्रेस कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो राइट नाउ मैं आपको वापस बेसिक से डीएनए के बारे में चीजें बताऊंगा, बट दिस टाइम विद अ फास्टर पेस। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले तो आपको पता है ऑब्वियसली डीएनए एक बायोमोलिक्यूल है, ये आप जानते हो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब देखो, सारे ही जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी तरह ये भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब आप जानते हो, पॉली मीन्स होता है मैनी एंड मर मीन्स पार्ट्स, तो यानी कि मैनी रिपीटिंग पार्ट से मिलके कि जॉइनिंग से ये बेसिकली बनता है। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स जिनको हम मोनोमर्स बुलाते हैं, जब वो ज्वाइन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एक पॉलीमर को। क्लियर? सिमिलरली ये जो पॉलीमर है डीएनए, ये भी कुछ रिपीटिंग यूनिट्स की जॉइनिंग से मिलके बनता है, और वो जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं जो फॉर्म करती हैं दिस टाइप ऑफ अ बायोमोलिक्यूल, उसे हम बुलाते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीएनए के लिए सिर्फ डीएनए के रिपीटिंग यूनिट्स को हम बुलाएंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आप इसको जनरली इसको न्यूक्लियोटाइड्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट करके बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड, बट अगर हम एक स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसके न्यूक्लियोटाइड्स को भी हम स्पेसिफाई करेंगे एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इतनी बात? ओके, अब ये आपको याद रखना है, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हमने स्टडी किए थे उनमें से सबसे लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल डीएनए होता है। सो दिस इज द लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल। एंड another very important and significant information for you, that is it acts as a genetic material. So ये एक genetic material की तरह act करता है, मतलब इसका रोल है it is responsible for the transmission of characters. इसका मतलब इसका जो रोल है that is in heredity. So that means DNA is responsible for हेरिडिटी। सो हेरिडिटी क्या था आप सभी को याद होना चाहिए, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो आपको पता है ना, जो हमारा ब्लूप्रिंट होता है हमारी बॉडी की फॉर्मेशन का, वो हमारे पेरेंट्स से पास ऑन होके हम तक आता है, दैट मींस पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक आता है, एंड दैट इज सोली ड्यू टू द पासिंग ऑन ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज द डीएनए इटसेल्फ। क्लियर? इतनी बातें आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गई होंगी। नाउ आपको जैसा कि मैंने बताया डीएनए जो है वो रिपीटेड यूनिट से मिलकर बनता है विच आर दी न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कोई भी न्यूक्लिक एसिड रिपीटेड यूनिट से मिलकर बनता है विच इज द न्यूक्लियोटाइड्स, इस केस में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए के अंदर वो एक स्पीशीज के अंदर फिक्स्ड होते हैं। दैट मींस दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। सी, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए ऑफ अ स्पीशीज इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, एक स्पीशीज में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स उसके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं विद इन दी स्पीशीज, वो एक तरह से उनकी आइडेंटिटी का काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, द फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए क्या बताते हैं, यस, इट टेल्स अस द आइडेंटिटी ऑफ द स्पीशीज वी आर स्टडिंग अबाउट। या फिर हम बता सकते हैं, अगर हमें पता है किसी स्पेसिफिक डीएनए में इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो आप इजीली कह सकते हो कि ये इस पर्टिकुलर स्पीशीज का डीएनए है। क्लियर? तो जैसे कि एग्जांपल्स अब हम लेने वाले हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। लेट अस सी द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, एंड द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल हम अपने आप से स्टार्ट करते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स से बिगिन करते हैं। ह्यूमन बींग्स में बच्चों आपको एक हेप्लॉइड सेल में, मतलब जिसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पर्म सेल। ठीक है, उसके अंदर आपको कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलेंगे? तो आपको देखने को मिलते हैं 3.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 बेस पेयर्स, मतलब 3.3 बिलियन बेस पेयर्स। अब आप सोच रहे होगे ये बेस पेयर्स क्या हैं? देखो, आपको इतनी इंफॉर्मेशन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पता होगी कि आपको डीएनए में हमेशा 2 स्ट्रैंड देखने को मिलती हैं। एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ह्यूमंस के केस में मिलता है। नॉर्मली जब आप एक डीएनए को देखोगे ना, तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बट अगर मैं इसके सेपरेट कर दूं, स्ट्रैंड्स को ऐसे स्ट्रेट कर दूं, तो ये आपको सपोज मैं 2 स्ट्रैंड्स बना के दिखा रहा हूं। तो दीज आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब इन स्ट्रैंड्स में आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं। तो यहां पर लेट्स सपोज एक नाइट्रोजनस बेस है, दैट इज एडेनिन। क्लियर? तो आपको इसकी ऑपोजिट जो स्ट्रैंड दिख रही है, इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक बेस
जो है वो प्रेजेंट होगा विच इज गोइंग टू बी थायमीन। सिमिलरली जैसे यहां पर अगला जो आपका नाइट्रोजनस बेस है ऑन द फर्स्ट स्ट्रैंड, लेट्स से वो साइटोसिन है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, ऑन दी ऑपोजिट स्ट्रैंड विच इज द ग्वानिन। तो इस तरीके से आप जब देखोगे ना, इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में भी आपको बॉन्डिंग देखने को मिलती है, लिंकेज देखने को मिलती है, एंड दोज आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसका मतलब एडेनिन थायमीन के साथ पेयर करता है विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सिमिलरली जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ एसोसिएट करता है। तो आपने क्या देखने को मिला, जो 2 स्ट्रैंड थी डीएनए की या फिर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन थी वो क्या कर रही हैं, दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर, राइट, जिसमें कि जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो आपस में पेयरिंग शो कर रहे हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसका मतलब यहां अगर आप इस डीएनए को देख रहे हो ना, तो आपको यहां पर ये क्या देखने को मिल रहा है, अ पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। एडेनिन भी एक नाइट्रोजनस बेस है, थायमीन भी एक नाइट्रोजनस बेस है, और इनके बीच में पेयरिंग होने की वजह से दे एक्ट एज वन बेस पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ बेस पेयर। ऐसी कंडीशन सिर्फ उन डीएनए में देखने को मिलती है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, जिसके मतलब जिनके पास 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं। तो सिंस ह्यूमन के पास आपको 2 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए मिलता है, इसका मतलब आप उनके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को बेस पेयर्स के टर्म्स में कैलकुलेट करोगे। तो इसीलिए यहां पर ह्यूमंस के केस में आपको इस तरीके के जो बेस पेयर्स हैं वो कितने देखने को मिलेंगे, 3.3 बिलियन, ओके, या फिर आप सिंपली 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स भी इसको कह सकते हो। क्लियर इतनी बात? चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड द वर्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बड़ा ही कॉमन बैक्टीरियम है जिसको आप शॉर्टली ई कोलाई बुलाते हो, बट यहां मैंने उसका पूरा नाम लिखा है, दैट इज एस्केरिशिया कोलाई। अब ये जो एस्केरिशिया कोलाई है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे इसका जो नंबर ऑफ आपको न्यूक्लियोटाइड देखने को मिल रहे हैं, दे आर 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स, मतलब 4.6 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं विद इन एन ई कोलाई सेल। इतनी बात क्लियर हो गई, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है बच्चों। देन अनदर एग्जाम्पल जो अब हम लेने वाले हैं, दोज आर गोइंग टू बी ऑफ वायरसेस, और जो 2 एग्जाम्पल्स हमारे वायरसेस के हैं, दीज आर बैक्टीरियोफाजेस। अब बैक्टीरियोफाजेस उन वायरसेस को कहते हैं बच्चों जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। क्लियर? इसीलिए जो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है ये एक बैक्टीरियोफाज है जिसे हम बैक्टीरियोफाज लैम्डा बुलाते हैं, या सिंपली इसको लैम्डा फाज बुलाते हैं। तो इसका नाम, एक और नाम जो है वो मेंशन कर देता हूं मैं, दैट इज बैक्टीरियोफाज लैम्डा, और जिसे हम लैम्डा फाज भी बुलाते हैं। अब ये जो लैम्डा फाज है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 48,502 बेस पेयर्स। तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो कि आपको लैम्डा फाज में देखने को मिलेंगे। वाइल अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ अनदर बैक्टीरियोफाज जो कि कहलाता है एज 5x174, तो ये जो 5x174 नाम का बैक्टीरियोफाज है इसमें आपको पहली चीज तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेगा, मतलब सिर्फ एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होगी जिसपे आपके नाइट्रोजनस बेसिस एसोसिएटेड होंगे लाइक दिस। तो लेट सपोज ये मैंने लगा दिया कुछ नाइट्रोजनस बेसिस को, ठीक है। तो ऐसे में क्या देखने को मिल रहा है आपको, क्या यहां पर बेस पेयर्स प्रेजेंट है? नहीं ना, यहाँ पेयरिंग नहीं हो रही है बिकॉज दूसरी स्ट्रैंड जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है डीएनए की वो एब्सेंट है, तो पेयरिंग नहीं हो सकती है। तो इनको हम बेस पेयर्स के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे, इनको हम सिर्फ बेसिस के टर्म्स में या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के टर्म में ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आपको टोटल देखने को मिलते हैं 5,386 बेसिस इन केस ऑफ 5x174 बैक्टीरियोफाज। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर आपको सिर्फ इतने नंबर ऑफ bases मिलेंगे, not base pairs. Remember this point, okay? Or you can even say the number of nucleotides also. Clear? So I hope the basic introduction to the deoxyribonucleic acid is very clear. तो बच्चों जैसा कि हमने देखा अभी तक कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो है वो रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता है जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स बुलाते हैं। माइंड यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली डीएनए, बट यहाँ पर हम आरएनए के बारे में भी बात कर रहे हैं। आई एम जस्ट यूजिंग द टर्म न्यूक्लिक एसिड। मैं यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं यूज कर रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पर हम एक जो जनरलाइज्ड न्यूक्लियोटाइड होता है
जो कि न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करता है अपॉन रिपीटेशन एंड जॉइनिंग, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक जनरल जो न्यूक्लियोटाइड होगा बच्चों, अगर उसका हम एक कॉम्पोजिशन देखते हैं तो उसमें आपको 3 केमिकल कॉम्पोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इन जनरल जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें आपको 3 केमिकल कॉम्पोनेंट्स मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो 3 केमिकल कॉम्पोनेंट्स, और कैसे इनमें से कुछ कॉम्पोनेंट्स के बेसिस पे हम डीएनए और आरएनए को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहां पर हम एक एक करके उनको समझने वाले हैं। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड आई होप आप अपनी जूनियर क्लासेस में केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए होंगे। तो देखिए जनरली इसका जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज H3PO4। अब यू नो वेरी वेल यहां पर फॉस्फोरस जो होगा दिस इज गोइंग टू एक्ट एज द सेंट्रल एटम। तो जब आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हो फ्रॉम दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यू गेट टू सी कि सेंटर में यू गेट अ फॉस्फोरस एटम। तो यहां पर एक फॉस्फोरस आपको देखने को मिल रहा है, राइट। अब नाउ वी आर लेफ्ट विद 4 ऑक्सीजन एंड 3 हाइड्रोजन। तो यहां पर देखिए 3 ऑक्सीजन आउट ऑफ 4, 4 में से 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के फॉर्म में अटैच हो जाते हैं टू द फॉस्फोरस एटम्स। तो देखो क्या होने वाला है, ये OH और ये OH, यानी कि जहां पर हमने 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लिया, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के फॉर्म्स में 3 अलग अलग कोवैलेंस बॉन्ड के फॉर्म में ये फॉस्फोरस से अटैच हो जाएंगे। तो देखिए इस फॉस्फोरस से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। सिमिलरली ये वाला जो OH ग्रुप है ये एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू फॉस्फोरस से अटैच्ड है। लास्ट वाला भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा फॉस्फोरस ने अपने 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स बना लिए विथ 3 OH। क्लियर इतनी बात। नाउ यू नो वेरी वेल फॉस्फोरस जो है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 5 शो कर सकता है, मतलब वो 5 कोवैलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। तो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 5 बॉन्ड्स बनाने की, और यहां पर रिमेनिंग जो एटम बचा है वो सिर्फ 1 ऑक्सीजन का है, राइट, क्योंकि हमने 4 में से 3 ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल कर ली हैं टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, 3 OH बनाने के लिए। तो इसका मतलब जो 1 ऑक्सीजन एटम है ना वो फॉस्फोरस के साथ 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होने वाला है। तो जो 4th नंबर का आपका ऑक्सीजन एटम था वो यहां पर फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है थ्रू 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी कि डबल बॉन्ड के थ्रू। क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अभी हम आगे जाके इन सभी का कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, एंड देन कैसे वो पॉलीमराइज करते हैं टू फॉर्म द डीएनए एंड द आरएनए एज वेल। क्लियर। ओके, नाउ जो सेकंड कंपोनेंट है वो किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर दैट इज गोइंग टू बी अ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर बोले तो नाम बता रहा है, पेंट वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर 5। तो इसका मतलब यहां पर आपको इन टोटल 5 कार्बन एटम्स देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो 2 टाइप की पेंटोज शुगर पाई जाती हैं इन द न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी टाइप की पेंटोज शुगर पाई जाएगी द न्यूक्लिक एसिड विल बी नेम्ड डिफरेंटली। क्लियर, इवन द न्यूक्लियोटाइड ऑल्सो। तो देखो यहां पर अगर देखिए 2 टाइप की पेंटोज शुगर होती हैं, वन इज राइबोज शुगर जो कि अगेन 5 कार्बन एटम ही होंगे उसके पास, और दूसरी है डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्लियर। अब देखो जिस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के पास राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है उसे हम बुलाते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या बुलाते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड। फाइन। और ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जब ज्वाइन करते हैं तो दे विल फॉर्म अ लॉन्ग पॉलीमर, और उस पॉलीमर को, उस जो न्यूक्लिक एसिड बनेगा अपॉन द पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, उस न्यूक्लिक एसिड को हम बुलाएंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम सिंपली आरएनए बुलाते हैं इन शॉर्ट, राइट। तो यानी कि राइबोज जो शुगर है वो बेसिकली कंपोनेंट है ऑफ द न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड, सिंपली विच इज आल्सो कॉल्ड द आरएनए। अगर हम बात करें सेकेंड टाइप के शुगर की, दैट इज डीऑक्सीराइबोज। ये जो डीऑक्सीराइबोज है ना बच्चों, डीऑक्सीराइबोज जिस टाइप के न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म करती है तो उसको हम बुलाते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो कि डीएनए के, याद कीजिए रिपीटिंग यूनिट्स को हमने बुलाया था। तो इसका मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर इज द कंपोनेंट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो कि पॉलीमराइज करेंगे, जो कि ज्वाइन करेंगे टू फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड विच इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब डीऑक्सीराइबोज इज गोइंग टू फॉर्म द डीएनए, so it is a part of the DNA molecule. I hope आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा। फाइन। अब देखो भाई इनका स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से इनके नाम अलग है, ठीक है। एक में आपको सिर्फ राइबोज देखने को मिल रहा है और एक में आपको राइबोज के आगे डीऑक्सी वर्ड देखने को मिल रहा है।
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर ही इन दोनों ही शुगर्स के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स मेंशन है। क्लियर? अब देखिए यहां पर ना आपको पहली चीज तो इन 5 कार्बन, क्योंकि ये पेंटोज शुगर है, इन 5 कार्बन की पोजीशन देखनी है। तो यहां पर मैं कुछ अलग कलर ले लेता हूं फॉर यू टू रेफर देम प्रॉपर्ली। तो देखिए यहां पर देखिए 5 जो कार्बन की पोजीशन है, बेसिकली आपको ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर देखने जरूर मिल रहा है, बट ये जो टिप होती है ना, दिस इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय कार्बन। यहां पर आपको एक ऑक्सीजन एटम देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब हम जो नंबरिंग करने वाले हैं द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, वो हम नेक्स्ट कार्बन से करेंगे। तो यहां से बिगिनिंग करने वाले हैं। सो आर यू ऑल रेडी? आप भी अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठिए और इन स्ट्रक्चर्स को बना के देखिए। तो देखिए ये वाला जो कार्बन देखने को मिल रहा है, इसको हम नंबर देंगे एज 1। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो कार्बन नेक्स्ट पड़ेगा, दिस इज गोइंग टू बी अवर सेकंड कार्बन, ये हमारा होगा थर्ड कार्बन, दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ वन, और यहां पर जो रिंग के बाहर है, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द फिफ्थ कार्बन। क्लियर? ये फिफ्थ कार्बन है। अब देखिए यहां पर जब भी हम शुगर के कार्बन एटम्स को डिनोट करते हैं ना, क्योंकि देखिए अभी आप पेंटोज शुगर के बारे में पढ़ रहे हो, आगे आप जब नाइट्रोजनस बेसिस भी पढ़ोगे ना, तो वहां पर भी कार्बन है। तो पेंटोज शुगर के कार्बन को नाइट्रोजनस बेसिस के कार्बन से डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहां पर पेंटोज शुगर के कार्बन पे एक ऐसा प्राइम का सिंबल बना देते हैं। तो इसको हम प्राइम कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं 1 प्राइम कार्बन, इसको हम कहते हैं 2 प्राइम कार्बन, इसे हम 3 प्राइम कार्बन कहते हैं, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो ये जो प्राइम का अटैचमेंट है ना, वो हमें बताता है कि जिस कार्बन की बात हो रही है वो शुगर का कार्बन है, ना कि नाइट्रोजनस बेस का। क्लियर है? ओके। सिमिलरली अगर आप यहां देखोगे, यहां पर भी हम नंबरिंग कर लेते हैं डीऑक्सीराइबोज में भी। तो यहां पर भी आपको देखिए ये 1 प्राइम पोजीशन देखने को मिल रही है, ये 2 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, ये है 4 प्राइम एंड दिस इज द 5 प्राइम कार्बन। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहां पर आप एक चीज ध्यान से देखना, यहां पर हर कार्बन पे, जैसे हम बिगिन कर रहे हैं, फर्स्ट प्राइम कार्बन पे आपको एक OH ग्रुप मिलेगा और एक हाइड्रोजन। सिमिलरली सेकंड प्राइम में आपको, जब मैं राइबोज शुगर की बात कर रहा हूं, तो अगेन एक OH और एक हाइड्रोजन मिलेगा। सिमिलरली यहां पर भी एक OH और हाइड्रोजन। जो फोर्थ कार्बन है वहां पर आपको एक हाइड्रोजन और एक CH2OH ग्रुप देखने को मिलता है। क्लियर है? इतना डिफरेंस आपको याद रखना है। अब देखो कहां डिफरेंस आ रहा है, राइबोज में और 2-डीऑक्सीराइबोज में। सी डिफरेंस इज इन द सेकंड प्राइम कार्बन पोजीशन। देखो यहां पर डीऑक्सीराइबोज में आपको सेकंड प्राइम कार्बन पे OH की जगह पर सिर्फ H देखने को मिल रहा है। मतलब आपने क्या किया है, राइबोज के अगर स्ट्रक्चर में से मैं सेकंड प्राइम कार्बन वाले OH से सिर्फ ऑक्सीजन को हटा दूं, तो वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। इसीलिए मतलब क्या हो रहा है, देखो डिफरेंस क्या है, यहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस है इन दिस टाइप ऑफ अ शुगर, वी कॉल इट डीऑक्सी, मींस विदाउट ऑक्सीजन। जो राइबोज शुगर होगी, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर। डिफरेंस समझ में आ गया? तो सेकंड प्राइम पोजीशन पे आपको यहां पर OH की बजाय हाइड्रोजन मिलेगा, वाइल राइबोज में OH मिलेगा। तो दो इस वजह से हम इसको ना, इस शुगर को एक और नाम बुलाते हैं, इसको हम 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज शुगर भी बुलाते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं अबाउट द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड विच इज गोइंग टू बी द नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस की बात हो रही है भाई। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये आपको नाम बता रहा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी। तो ये आपको 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। 2 ब्रॉड कैटेगरीज में इनको डिवाइड करेंगे। वन इज कॉल्ड द प्यूरीन्स एंड द अदर इज कॉल्ड द पायरिमिडीन्स। ठीक है? प्यूरीन्स जो है वो आपको 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनमें डबल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। पायरिमिडीन्स में आपको एक सिंगल रिंग देखने को मिलती है ऑफ 6 मेंबर्स। तो आइए अब हम नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अबाउट द नाइट्रोजनस बेसिस। 2 ब्रॉड कैटेगरीज, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स, दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लेट्स बिगिन विद द प्यूरीन्स। राइट? प्यूरीन्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर आपको 2 रिंग्स देखने को मिलने वाली है इन दीज स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली 2 टाइप के प्यूरीन्स आपको मिलते हैं, वन इज कॉल्ड एडेनिन एंड द अदर इज कॉल्ड गुआनिन। अब दोनों की खासियत क्या है, कॉमन पॉइंट्स देख लीजिए। फर्स्ट कॉमन पॉइंट प्यूरीन्स में, दैट इज दे आर डबल रिंग्ड। तो इसके पास आपको 2 रिंग्स देखने को मिलेंगी, फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज कि यहां पर जो 2 रिंग्स हैं, दे आर कंटेनिंग 9 मेंबर्स। ओके, तो इनके मतलब वो जो रिंग बन रही है, दे आर कंपोज्ड ऑफ 9 मेंबर्स। क्लियर? जिनमें क्लियरली आपको सिर्फ या तो कार्बन मिलेगा या फिर नाइट्रोजन मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नाइट्रोजनस बेसिस।
क्लियर? तो लेट्स सी इनके स्ट्रक्चर में क्या आपको पिक्यूलियरिटीज देखने को मिलेंगी। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ड्रॉ होता है, अगर आपको प्रॉपरली समझना है कि कैसे इनका स्ट्रक्चर याद करना है, बनाना है, तो आप बायोमोलिक्यूल्स वाला वो वीडियो जाके उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे देख सकते हो कि मैंने आपको कैसे वो छोटी सी एक ट्रिक बताई थी जिसके थ्रू आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी कर सकते हो। तो देखो यहां पर मैं आपको सिंपली इनकी पिक्यूलियरिटीज बनाने वाला हूं। देखिए एग्जामिनेशन में इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट यस आपको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो देखिए अगर हम इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखें, पहले एक ही स्ट्रक्चर देखते हैं अबाउट द एडेनिन। तो एडेनिन जो टाइप का प्यूरिन है उसकी अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग देखिए कैसे होगी। नंबरिंग होती है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन, तो इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन को हम नंबर 1 पोजीशन देंगे, ठीक है? इस कार्बन को हम देंगे 2nd पोजीशन, दिस नाइट्रोजन 3rd, देन दिस वन इज 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th, दिस इज द 8th एंड दिस इज द 9th पोजीशन। क्लियर है? तो देखो आपको किस किस पोजीशन पे नाइट्रोजन की प्रेजेंस देखने को मिल रही है। लेट अस सी, आपको 1st पोजीशन, 3rd पोजीशन, देन 7th पोजीशन एंड 9th पोजीशन पे क्या देखने को मिलेगा? दोनों ही टाइप की प्यूरिन्स में आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे और बाकी रिमेनिंग पोजीशंस विल बी ऑक्यूपाइड बाय द कार्बन एटम। इतनी बात याद रखिएगा। तो देखिए 1, 3, 7 and 9 are going to be the positions occupied by nitrogen। इसको मेंशन कर दूं तो देखिए 1, 3, 7 and 9 यहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होने वाला है। क्लियर? ओके, ऐसा ही आप यहां पर भी देख सकते हो ग्वानिन के केस में। देखिए यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें वंस अगेन, चलिए आप भी हेल्प कीजिए। सबसे पहले ये 1st पोजीशन, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and 9th पोजीशन। तो अगेन देखिए 1st, 3rd, 7th and 9th पोजीशन पे यू गेट टू सी नाइट्रोजन। ये तो कॉमन पॉइंट की बात होगी बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ प्यूरिन्स। अब इनमें डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है इन दी पोजीशंस एंड दी अटैचमेंट ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखो यहां पर आपको एडेनिन में बस एक डिफरेंस मिलता है। देखिए एडेनिन में 4th जो ये एटम है, 4th नंबर पे जो पोजीशन है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय कार्बन, इस कार्बन से अटैच जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अमाइनो ग्रुप। तो यहां पर आपको अमाइनो ग्रुप की प्रेजेंस देखने को मिलती है एट दी 4th पोजीशन। क्लियर? बट अगर हम ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन में आपको 2 जगह ऐसी हैं जहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेजेंस नजर आएगी। तो देखो यहां पर जो अमाइनो ग्रुप 4th पोजीशन पे प्रेजेंट था वो इधर पर 2nd पोजीशन पे प्रेजेंट है और उस 4th पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है एक कीटोन ग्रुप ने। क्लियर? तो ये डिफरेंस आ जाता है बिटवीन दी एडेनिन एंड दी ग्वानिन। बाकी की वैलेंसीज आप खुद फुलफिल कर सकते हो, राइट? चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी पायरिमिडीन्स। अब पायरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर्स की भी यहां पर हम थोड़ी पिक्यूलियरिटीज लिख लेते हैं। पायरिमिडीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंपोज होती हैं सिंगल रिंग की, और जो सिंगल रिंग है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली 6 मेंबर्स। ठीक है, तो 6 मेंबर्स जो हैं वो इस सिंगल रिंग को फॉर्म करते हैं ऑफ ईच ऑफ द टाइप ऑफ पायरिमिडीन्स। अब पायरिमिडीन्स बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। वन इज साइटोसिन, अदर इज थायमीन, और ये वाला जो है दैट इज गोइंग टू बी यूरोसिल। अब देखो यहां पर मैं एक पॉइंट यहीं पर डिस्टिंग्विश कर देता हूं, थायमीन आपको सिर्फ डीएनए में मिलता है, राइट? और जो यूरोसिल है वो सिर्फ आरएनए में मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। ऐसे इंटरचेंजेबल है, कैसे होंगे? इन पोजीशन को हम समझने वाले हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे ये इंटरचेंजेबल है। क्लियर? लेट्स सपोज वी बिगिन विथ दिस साइटोसिन फर्स्ट। अब देखो एक कॉमन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, 6 मेंबर्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? देखिए नंबरिंग अगेन इस नाइट्रोजन से बिगिन करने वाले हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड है, दिस इज थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6th पोजीशन। तो यहां पर नाइट्रोजन कहां कहां प्रेजेंट है? कम ऑन लेट मी नो। सी यहां पर फर्स्ट पे और सिर्फ 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब ये आप कहीं पर भी आजमा के देख लीजिए, सब जगह पर नंबरिंग कर लीजिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। तो अगेन यू विल गेट टू सी कि 1st एंड 3rd पोजीशन पे यू गेट टू सी नाइट्रोजन की प्रेजेंस इन द रिंग। एंड सिमिलरली यूरोसिल में भी अगेन नंबरिंग अगर हम करें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यू गेट टू सी 1st एंड 3rd जो मेंबर्स हैं इन द रिंग, दे आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन।
तो यानी कि यहां पर अगर मैं जनरलाइज कर दूं, लेट मी जनरलाइज ओवर हियर कि फर्स्ट एंड जो थर्ड पोजीशन है ओवर हियर इन केस ऑफ pyrimidines they are occupied by nitrogen atom. I hope these points are clear. अब देखते हैं कि डिफरेंस कहां आता है इन सारे बेसिस में। चलिए डिफरेंसेस को यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं साइटोसिन के फंक्शनल ग्रुप्स की। तो साइटोसिन में आपको जो सेकंड पोजीशन है ऑफ द मेंबर वो एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन से ऑक्यूपाइड नजर आएगी। तो यहां पर एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है ऑन दी सेकंड मेंबर, और जो फोर्थ मेंबर है वहां पर आपको अमाइनो ग्रुप की प्रेजेंट नजर आएगी। ये बस डिफरेंस है। ओके, जब हम बढ़ते हैं थाइमीन एंड यूरासिल में, आपको बेसिक जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियरली सेम दिखने वाला है, मतलब आपको यहां पर कोई खास डिफरेंस नहीं दिखने का। देखिए कैसे, यहां पर भी आपको सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप्स मिल रहे हैं, और यहां पर भी सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप्स मिल रहे हैं। फर्क है इन द फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो देखिए इसको मैं यहां पर अलग कलर के रेड पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर फिफ्थ मेंबर पे यहां पर मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट है तो यहां पर ये जो पायरिमिडीन है वो बन जाएगा थाइमीन, और अगर यहां पर मिथाइल की जगह सिर्फ हाइड्रोजन होता यहां पर इस तरीके से, तो ये कहलाता यूरासिल। तो मतलब अगर आप हाइड्रोजन की हटा के सिर्फ मिथाइल यहां पर लगा दोगे तो ये यूरासिल थाइमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और या फिर अगर आप यहां पर इस मिथाइल ग्रुप को हटा देते हैं और हाइड्रोजन को प्लेस कर देते हैं एट दी फिफ्थ कार्बन तो वो बन जाएगा यूरासिल में। तो दिस हाउ वी कैन से दोनों बहुत ही सिमिलर बेसिस हैं, बट डिफरेंस आ रहा है सिर्फ एक कार्बन पे अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप की वजह से। क्लियर, इसलिए दे आर इंटरचेंजेबल। सो आई होप द बेसिक स्ट्रक्चर्स अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इज वेरी क्लियर। इनकी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आते हैं तो आगे की सारी चीजें आपको आसान लगेंगी। तो बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स के वेरियस कंपोनेंट्स को स्टडी करने के बाद नाउ इट इज टाइम कि हम यहाँ पर अब एक एक कंपोनेंट को जोड़ना स्टार्ट करें और बनाने की कोशिश करें डीएनए के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं एक न्यूक्लियोसाइड को। Yes, you heard it right. We are not talking about nucleotide. हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड की। अब आप सोच रहे होगे ये न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो कैसे बनता है, लेट्स ट्राई टू सी। तो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड जैसे कि आपको यहाँ पर दो कंपोनेंट्स दिखाए जा रहे हैं। पहला कंपोनेंट आप पहचान चुके होंगे, ये एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो इसका मतलब ये एक शुगर है, पेंटोज शुगर। तो यहां पर लिख लेता हूं, अ पेंटोज शुगर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड, और यहां पर आपको एक नाइट्रोजनस बेस दिखाया जा रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई ये कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? कम ऑन, ऑब्वियसली सिंगल रिंग्ड है तो ये पायरिमिडीन है, और यहां पर एक मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट है, तो ये क्या हो सकता है? दिस इज गोइंग टू बी थाइमीन। क्लियर? तो ये एक नाइट्रोजनस बेस है। क्लियर? तो जब एक पेंटोज शुगर एसोसिएट होती है विद द नाइट्रोजनस बेस तो बनता है जो स्ट्रक्चर, उसे हम बुलाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहां पर मैं पुराने कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करवा रहा हूं। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड इस तरीके से फॉर्म होता है। अब देखो यहां पर जैसा कि दिखाया जा रहा है, दिस इज 2' डीऑक्सीराइबोज शुगर और ये है थाइमीन। अब इनके बीच में अटैचमेंट होने वाला है, कैसे बॉन्ड बनने वाला है, वील ट्राई टू सी। तो इनके बीच में देखिए क्या होने वाला है। आपको क्या देखना है, जो आपकी राइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर स्पेसिफिकली अगर बात करूं, तो इसका फर्स्ट प्राइम पोजीशन, यानी कि ये फर्स्ट प्राइम जो कार्बन है ये वाला, इसकी नंबरिंग हमने नंबर 1 दी थी, राइट? और जो आपका यहां पर जिस पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस की बात की जा रही है, दैट इज अ पायरिमिडीन। और पायरिमिडीन में ये जो फर्स्ट मेंबर है, दिस फर्स्ट मेंबर, ये आपस में क्लोज आके अटैचमेंट शो करने वाले हैं। तो देखो यहां क्या देखने को मिल रहा है, इस 1' कार्बन पे आपको मिल रहा है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप इज देयर, और यहां पर इस नाइट्रोजनस बेस पायरिमिडीन में आपको देखने को मिल रहा है नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इस हाइड्रोजन और इस OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में होने वाली है बॉन्डिंग। कैसे होने वाली है, देखिए इनके बीच में रिएक्शन कैसे होगा। तो जब ये दोनों पास आएंगे तो देखिए क्या होने वाला है,
इस तरीके से दे विल कम क्लोजर, और जब ये लोग पास आएंगे तो इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में रिएक्ट करके सेपरेट कर जाएंगे, दे विल अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन रिएक्शन में देखिए यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH जब रिमूव होगा तो रिमूवल हो जाएगा ऑफ वाटर। तो देखिए क्या होने वाला है, आपको यहां पर इस तरीके से वाटर का रिमूवल देखने को मिलेगा, विच इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो जब ये वाटर रिमूव होगा तो नाइट्रोजन डायरेक्टली इस कार्बन से अब लिंक हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन की डायरेक्ट लिंकिंग अकर कर जाएगी। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ये बॉन्ड जो बना कैसे बनेगा, देखिए यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन एटम से इस कार्बन एटम के थ्रू, बट बीच में इनको लिंक कर रहा है नाइट्रोजन एटम। तो ये जो बॉन्ड बना इसको हम बुलाते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बुलाते हैं इसको, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और देखिए किन किन कार्बन एटम्स के यहां पर अटैचमेंट या फिर किन किन मेंबर्स के यहां पर अटैचमेंट हो रही है, मींस किन किन के बीच में या किन किन के फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में यहां पर कंडेंसेशन रिएक्शन अगर की थी। तो नंबर 1 आपका, अगर मैं शुगर की बात करूं तो शुगर का 1 प्राइम कार्बन पे प्रेजेंट OH ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, और इस नाइट्रोजनस बेस के 1 पोजीशन वाले नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन एटम था उसने पार्टिसिपेट किया इन दी कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यानी कि इन्वॉल्वमेंट है 1 प्राइम और 1 का। तो इस पर्टिकुलर टाइप के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को हम बुलाते हैं 1 प्राइम 1 एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये पर्टिकुलर जो नाम है, दिस इज गोइंग टू बी द टाइप ऑफ लिंकेज जो आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ अ पायरेमिडीन। तो दोनों या तीनों टाइप के पायरेमिडीन्स में आपको ऐसा ही कंडीशन देखने को मिलती है। तो वहां पर 1 प्राइम 1 टाइप की आपको एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलती है। तो दिस इज अबाउट पायरेमिडीन। तो दिस इज अबाउट पायरेमिडीन। और प्यूरिन्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो प्यूरिन्स के बारे में यहां पर सेपरेट इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। प्यूरिन्स के केस में आपको 1 प्राइम 1 नहीं मिलेगा, वहां पर आपको 1 प्राइम 9 एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलेगी। आप इसको बॉन्ड भी कह सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू कन्वे। अब आप खुद वहां पर बना के भी देख सकते हो इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को। तो प्यूरिन्स यानी कि एडेनिन एंड ग्वानिन के केस में जब अटैचमेंट होगा एक डीऑक्सीराइबोस शुगर का विथ प्यूरिन्स, तो आपको वहां पर कार्बन एटम जो कि शुगर का होगा 1 प्राइम पोजीशन पे, उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कंडेंस करता हुआ नजर आएगा विद दी हाइड्रोजन एटम जो कि प्रेजेंट होगा प्यूरिन्स के 9th मेंबर वाली पोजीशन पे, ठीक है। तो 9th मेंबर पे जो हाइड्रोजन होगा वो उसके साथ कंडेंस करेगा और वहां पर 1 प्राइम 9 एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आपको एक न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कैन यू सी, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड। इतनी बात क्लियर हो गई। और इस न्यूक्लियोसाइड को हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे। तो देखिए नाम कैसे होने वाला है, जो हमारा नाइट्रोजनस बेस था वो क्या था, ओवर हियर सी, इसका नाम है, यस इट वाज थाइमीन। थाइमीन जब अटैच करेगा विद दी डीऑक्सीराइबोस शुगर तो इसको हम बुलाएंगे डीऑक्सीथाइमिडीन। क्लियर, या फिर आप इसको सिंपली थाइमिडीन भी बुला सकते हो। बट देखिए इसको हम एक स्पेसिफिक अगर टर्म देंगे तो दैट इज गोइंग टू बी डीऑक्सीथाइमिडीन, बिकॉज यहां पर डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ थाइमीन का अटैचमेंट हुआ तो जो आपका न्यूक्लियोसाइड बनेगा दैट इज डीऑक्सीथाइमिडीन। ऐसे ही जब आप इस डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस के कॉम्बिनेशंस को सेट करोगे तो आपको अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोसाइड देखने को मिलेंगे। तो कितने टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स हो सकते हैं उसके बारे में अगेन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो एक शॉर्ट हमने टेबल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड जो है वो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को कहते हैं, ठीक है। और सिंस हम डीएनए की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए इन स्पेसिफिक, तो आपके पास जो शुगर होने वाली है इन ईच केस वुड बी डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस जब एडेनिन के साथ अटैच करेगा तो क्या बनने वाला है, यस, या तो आप सिंपली इसको एडिनोसिन बुला सकते हो या फिर डीऑक्सी एडिनोसिन बुला सकते हो,
ठीक है, ओके। वाइल अगर डीऑक्सीराइबोज जो है वो ग्वानिन के साथ अटैचमेंट शो करती है, तो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर डिफर कर गया है। सो ये जो ग्वानिन है जब अटैच करेगा तो आपका न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा उसे हम ग्वानोसिन बुलाएंगे या फिर डीऑक्सी ग्वानोसिन बुलाएंगे। क्लियर इतनी बात। देन अगर बात करें डीऑक्सीराइबोज की, तो अगेन डीऑक्सीराइबोज जब पिरामिडीन थाइमीन के साथ अटैच करेगा तो देखिए थाइमिडीन बनेगा जैसा कि बनाया था हमने, या फिर जिसको कि हम डीऑक्सी थाइमिडीन भी बुला सकते हैं, बिकॉज शुगर इन्वॉल्व्ड इज डीऑक्सी राइबोज। क्लियर, ओके। देन बात करते हैं अगर डीऑक्सीराइबोज के साथ साइटोसिन नाम का जो आपका पिरामिडीन है, अगर वो रिएक्ट करता है टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड, तो फॉर्मेशन होगा साइटिडीन का, या फिर जिसे हम डीऑक्सीसाइटिडीन बुलाते हैं। एंड लास्ट वन इज वेरी स्पेशल। तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं स्पेशल अपने नाइट्रोजनस बेस की, जो कि आरएनए में होता है, दैट इज यूरोसिल। तो यूरोसिल जो है वो आरएनए में अटैच होता है, और आरएनए में आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं मिलती है, यू गेट ओनली राइबोज शुगर। तो जब राइबोज शुगर का अटैचमेंट होता है विद द यूरोसिल, तो जो आपको न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी ओनली यूरिडिन। रिमेंबर यहां पर डीऑक्सी वर्ड नहीं लगेगा, बिकॉज जो यहां पर शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज नहीं है, वो सिंपली राइबोज है, इसीलिए द न्यूक्लियोसाइड वुड बी सिंपली कॉल्ड यूरिडिन। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड इज वेरी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों एक न्यूक्लियोसाइड के फॉर्मेशन के बाद नाउ इट इज टाइम कि हम देखें द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। तो देखो बच्चों न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स में से 2 कंपोनेंट्स को हम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड। कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स थे जो न्यूक्लियोसाइड बना रहे थे? वन वाज द नाइट्रोजनस बेस एंड द अदर वन वाज द पेंटोज शुगर, राइट। तो दोनों ने ही मिलकर बना दिया न्यूक्लियोसाइड। अब तीसरे कंपोनेंट की बस एडिशन की तो देरी है और फॉर्मेशन हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का। तो कौन सा है वो थर्ड कंपोनेंट? इट वाज फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड यहां पर अटैच करेगा विद द न्यूक्लियोसाइड और फॉर्मेशन हो जाता है आपके न्यूक्लियोटाइड का। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट? आइए यहां पर इस पर्टिकुलर चीजें जो हमारे सामने स्क्रीन पर मेंशन है उनको एक बार वापस से समझते हैं। तो देखिए आपके सामने यहां पर पहले तो मेंशन है, ये वही न्यूक्लियोसाइड है जो हमने फॉर्म किया था अपनी पिछली स्लाइड्स में। तो आपके सामने यहां पर दिस इज डीऑक्सीथाइमिडीन, जो कि क्या है? दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड, इजंट इट और नॉट? और इसका नाम क्या था वो भी मेंशन कर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी डीऑक्सीथाइमिडीन। सो ये डीऑक्सीथाइमिडीन है बिकॉज यहां पर बेस के साथ अटैचमेंट है किसका? शुगर के साथ। ओके अब देखिए यहां पर आपको दिखाया जा रहा है द सेकंड कंपोनेंट व्हिच नीड्स टू बी एडेड, या फिर आप कह सकते हो 2 कंपोनेंट्स जो ऑलरेडी एडेड हैं, दिस इज द थर्ड कंपोनेंट रादर। तो देखिए ये है फॉस्फोरिक एसिड, इसका अटैचमेंट होना है, और फॉस्फोरिक एसिड जब अटैच होता है विद द न्यूक्लियोसाइड तो रादर आप देखोगे ये फॉस्फेट के फॉर्म में, फॉस्फेट ग्रुप के फॉर्म में अटैच होगा, ठीक है। एंड फॉर्मेशन के बाद यानी कि इनके रिएक्शन के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम बुलाएंगे न्यूक्लियोटाइड, जो कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी न्यूक्लिक एसिड माने जाते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएंगे, तो आप बोलोगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। और अगर मैंने बोला आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड की जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हें हम क्या बुलाएंगे? आप बोलोगे सिंपली राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो चुकी है? ओके तो देखते हैं कैसे ये अटैचमेंट आकर करेंगी। तो हमने एक न्यूक्लियोसाइड को ऑलरेडी फॉर्म कर लिया है, फाइन, ये आपके सामने न्यूक्लियोसाइड ऑलरेडी बना हुआ है। हमने देखा था इस न्यूक्लियोसाइड के फॉर्मेशन पे जो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर थी, शुगर के इस 1 प्राइम कार्बन पे इस बेस का अटैचमेंट हुआ बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। अब बाकी के जितने भी कार्बन हैं उनको छोड़ दीजिए, सीधे आ जाइए ऑन दी 5 प्राइम कार्बन। ये जो 5th नंबर का कार्बन है ना जो कि रिंग के बाहर प्रेजेंट है, इस पर आ जाइए। तो देखिए ये जो 5th नंबर का कार्बन है इस पे अटैचमेंट मिल रहा है आपको ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। वाइल अगर आप यहां देखोगे इन द फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड में अगेन आपको बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं, बट रिमेंबर ये एक एसिड है और एसिड की टेंडेंसी होती है टू रिलीज हाइड्रोजन आयंस, है ना। तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करने की टेंडेंसी रखेगा और यहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द फॉस्फोरिक एसिड जो है वो यहां पर रिएक्शन अंडरगो करने वाला है विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन दी 5 प्राइम कार्बन ऑफ द डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इसका मतलब लेट्स सपोज ये ही वो हाइड्रोजन है जो कि यहां पर जाके वो रिएक्शन को अंडरगो करेगा। तो हाइड्रोजन और OH के बीच में
जब ये लोग पास आएंगे जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां से एलिमिनेट, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा ना, बिकॉज H यहां पर दूसरा H है तो H2O का यहां पर रिमूवल हो जाएगा, रिएक्शन होगी कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखिए क्या होने वाला है, इसको हम यहां पर छोटे से एनिमेशन से भी समझते हैं। तो देखो ये जो हाइड्रोजन है किसका, फॉस्फोरिक एसिड का, और OH जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, ऑन द 5 प्राइम कार्बन ऑफ द डीऑक्सीराइबोस शुगर, वो यहां पर अंडरगो करने वाले हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, वाटर का रिमूवल। तो क्या होने वाला है, देखिए कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, अगेन वाटर का रिमूवल, द रिएक्शन वुड बी अगेन कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद देखिए यहां से H और OH हट गया, तो देखिए ये ऑक्सीजन अब डायरेक्टली लिंक हो जाएगा टू दिस कार्बन एटम। तो देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन एटम से, दैट इज 5 प्राइम कार्बन एटम ऑफ द शुगर से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो बॉन्ड देखने को मिल रहा है, देखो कौन सा बॉन्ड, ये वाला, ये वाला। तो ये जो बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है जो कि अटैच कर रहा है इस पर्टिकुलर फॉस्फोरिक एसिड को विद दिस पर्टिकुलर शुगर, इसको हम बुलाते हैं दी फॉस्फोएस्टर लिंकेज। क्या बुलाते हैं इसको हम, फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो आपने देखा यहां पर किस तरीके से 3 कंपोनेंट्स जो थे, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम दी फॉस्फोरिक एसिड जो है वो यहां पर अटैच करेगा, और यहां पर जो लिंकेज हुई दिस इज फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो फॉर्मेशन हो जाता है एक न्यूक्लियोटाइड का, राइट, न्यूक्लियोटाइड का यहां फॉर्मेशन हो गया। अब आपने क्या देखा, एक न्यूक्लियोसाइड में सिंपली एक फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है। ओके, तो फॉस्फेट का सिंपल एक सिंगल मोनोफॉस्फेट आप कह सकते हो ना इसको, एक सिंगल फॉस्फेट का एडिशन होना टू एनी न्यूक्लियोसाइड वो बना दे रहा है क्या, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड। तो आपको क्या देखने को मिला, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड करने पे न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। तो ये वाला जो इस स्पेसिफिक केस में जो ये न्यूक्लियोसाइड था, इसे हम क्या बुला रहे थे, याद कीजिए, इसका नाम था डीऑक्सीथाइमिडीन या सिंपली थाइमिडीन बुला लीजिए अभी के लिए फॉर योर रेफरेंस। तो अगर मैं इसको कहूं कि ये जो स्ट्रक्चर था दिस वाज ऑलरेडी थाइमिडीन, था ना ये थाइमिडीन, और थाइमिडीन में मैंने एक फॉस्फेट को अटैच कर दिया, तो ये क्या हुआ, दिस इज गोइंग टू बी मोनोफॉस्फेट, 1 फॉस्फेट अटैचमेंट। तो इसको हम क्या बुलाएंगे, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड का नाम बनेगा थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, या जिसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, जो दूसरे नाम है न्यूक्लियोटाइड के लिए वो एसिड्स के थ्रू उनको रेफर किया जाता है, और इसको हम बुला सकते हैं इवन एज थाइमिडाइलिक एसिड। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से जब हम यहां पर ऑब्वियसली शुगर एंड फॉस्फेट हमेशा सेम रहने वाले हैं, इनकी कोई स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट बदलते जाएंगे बस कौन, यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस को बदलते जाइए और आपके यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स के नाम भी बदलते जाएंगे। तो आइए क्विकली समराइज करते हैं द वेरियस टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो आपको फॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो लेट अस ट्राई टू सी कि कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स बन सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पर हम वापस से अपनी जो अभी तक हमने सीखा था उसको रिवाइज कर लें। एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के एडिशन से। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला जो न्यूक्लियोसाइड था दैट वाज एडिनोसिन, जिसको हम डीऑक्सी एडिनोसिन भी बुलाते थे। तो देखो एडिनोसिन में जब फॉस्फेट एक सिंगल फॉस्फेट अटैच होगा तो उसको हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बुला सकते हैं, या फिर अगर एसिड के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है तो नाम बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, क्लियर इतनी बात। सेकेंड अगर हम देखें, वी हैड द सेकेंड न्यूक्लियोसाइड एज ग्वानोसिन। ग्वानोसिन में ऐड करिए फॉस्फेट को तो ये बन जाएगा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये क्या बन गया, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर इसको ग्वानाइलिक एसिड भी बुला सकते हो। आ रहा है समझ? ओके। थर्ड एग्जांपल में थाइमिडीन में फॉस्फेट का अटैचमेंट बना देता है थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट या फिर थाइमिडाइलिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल में वी हैड साइटिडीन। साइटिडीन जो अनदर न्यूक्लियोसाइड था उसमें फॉस्फेट सिंगल फॉस्फेट अटैच होगा, फॉर्मेशन होगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट का या फिर सिंपली साइटिडाइलिक एसिड। एंड द लास्ट वन वाज यूरिडीन।
जो कि आरएनए में ही होता है, राइट। तो यूरेडिन जब फॉस्फेट से अटैच होगा, फॉर्मेशन होगा ऑब्वियसली यूरेडिन मोनोफॉस्फेट या फिर यूरेडाइलिक एसिड। तो इस तरीके से वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपको देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको न्यूक्लियोटाइड्स और उनके फॉर्मेशन की प्रोसेस और उनके वेरियस टाइप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों, हमने अपने न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर रिपीटिंग यूनिट्स हैं व्हिच आर कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स, उनके फॉर्मेशन की प्रोसेस को तो देख लिया। नाउ इट इज टाइम दैट वी मस्ट सी कि कैसे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मिंग दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो कैसे लंबी लंबी चेन्स बनती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, फॉर्मिंग द लार्जेस्ट बायोमॉलिक्यूल्स दैट इज द डीएनए इन आवर केस स्पेसिफिकली, बिकॉज हम यहाँ पर डीएनए के फॉर्मेशन को ही स्पेसिफिकली स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज जितनी भी बार हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं, शुगर हमारे हमेशा डीऑक्सीराइबोज ही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल्स में अगेन मैंने यहाँ पर इसको समझाने के लिए आपको दो न्यूक्लियोटाइड दिखा रखे हैं। तो दो जो न्यूक्लियोटाइड्स मैं दिखा रहा हूँ दे आर द वंस जो हम ऑलरेडी पीछे फॉर्म करे थे, एंड दोज आर नथिंग बट कंटेनिंग दी थाइमीन एज दी नाइट्रोजनस बेसिस। तो आपके पास यहाँ पर जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं, दोनों में ही थाइमीन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। तो आप इन दो न्यूक्लियोटाइड्स के नाम बता सकते हो, कौन कौन से, इनके क्या नाम होंगे? ऑब्वियसली एक ही नाम होने वाला है बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द वन और द सेम टाइप, राइट। तो इसको हम बुला सकते हैं क्या क्या? देखिए, इसको हम बुला सकते थे थाइमिडाइलिक एसिड या फिर ऑब्वियसली डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, क्लियर, या फिर सिंपली थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। बट रिमेंबर, बेटर होगा कि आप इसको डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट बुलाओ बिकॉज यहाँ पर शुगर इन्वॉल्व इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। इससे हमें आसानी होती है टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि वहां पर राइबोज शुगर है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो हमारे पास यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड्स रेडी हैं फॉर जॉइनिंग, क्लियर। अब इसको हमें ज्वाइन करवाना है। ज्वाइनिंग कैसे करवाई जाए? तो देखिए, ज्वाइनिंग करवाने के लिए देखो, मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है और ये हमारा न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 है। दो न्यूक्लियोटाइड्स रेडी हैं, क्लियर, इनको ज्वाइनिंग करवाना है। अब देखो, आपको देखने को मिल रहा है ये जो फर्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर है, शुगर का ये जो 3rd प्राइम वाला कार्बन है, दिख रहा है ये 3rd प्राइम, ये 3 प्राइम कार्बन, इस पे ये अटैच जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये फ्री है, गेटिंग इट। एक एंड पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है और यहां देखिए ये जो सेकेंड वाला आपका सेकेंड न्यूक्लियोटाइड में ये जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप का ये हाइड्रोजन एटम भी यहां पर इस तरीके से आपको फ्री नजर आ रहा है, फ्री एंड पे प्रेजेंट है, क्लियर। तो देखो यहां पर क्या नजर आ रहा है, 3 प्राइम एंड पे OH फ्री है और यहां पर 5 प्राइम एंड यानी कि 5 प्राइम कार्बन वाला, यानी कि 5 प्राइम कार्बन पर अटैच फॉस्फेट ग्रुप का हाइड्रोजन एटम फ्री है ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, द सेकंड न्यूक्लियोटाइड, क्लियर। अब क्या होने वाला है, देखिए अगेन यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, यहां पर हाइड्रोजन एटम फ्री है। तो क्या होगा, इनके बीच में हम करवाने वाले हैं रिएक्शन। तो मतलब देखिए, द हाइड्रोजन एटम एसोसिएटेड विद द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द 5 प्राइम कार्बन ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड विल अटैच विद द फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द 3 प्राइम कार्बन ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। आ रहा समझ में? तो देखो यहां पर इस हाइड्रोजन का एसोसिएशन होने वाला है ओवर हियर। कैसे होगा, विल ट्राई टू सी। तो एक छोटी सी एनिमेशन के थ्रू विल सी कि कैसे इनके बीच में अलाइनमेंट होगा। तो देखिए इस तरीके से ये आके अलाइन कर जाएंगे, ठीक है। अलाइनमेंट हो गया है, हाइड्रोजन और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो पास पास आ गए। ये आपका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, रिमेंबर यहाँ पर पोजिशनिंग हमको सही से देखनी है। दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ये वाला, एंड दिस इज द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए यहां पर इनके बीच में होने वाला है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट कैसे होगा, देखिए पास जाके देखते हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में करेंगे रिएक्शन। रिएक्शन होगी कौन सी, कंडेंसेशन रिएक्शन, मतलब हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन का रिमूवल एज वाटर। तो जब वाटर का रिमूवल होगा तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी वाटर इज गोइंग टू बी रिमूव्ड। तो अगेन रिएक्शन वुड बी condensation रिएक्शन अगेन। तो यू गेट टू सी समथिंग, कुछ खास देखने को मिलने वाला है। तो देखो यहां पर OH और H चला गया। तो मतलब अब देखिए पहले वाले जो न्यूक्लियोटाइड था, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड में क्या होने वाला है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन एटम है वो यहां पर डायरेक्टली आपके
सेकेंड वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के ऑक्सीजन से डायरेक्ट लिंक कर जाएगा, बिकॉज बीच के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो एलिमिनेट हो गए, दे हैव बीन रिमूव्ड एज वाटर। तो यहां पर कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन से लिंक करने वाला है, तो देखिए यहां पर ये लिंकेज देखने को मिल गई आपको, ये वाली लिंकेज। तो इस तरीके से अटैचमेंट हुआ। तो देखो इन्वॉल्वमेंट किस किस का हुआ है यहां पर, इस पर्टिकुलर कार्बन एटम का और फॉस्फेट ग्रुप के इस ऑक्सीजन एटम का। आ रही है समझ? ठीक है। तो देखो यहां पर आपको एक ऐसा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, देख रहे हो ये वाला। क्या आपने ऐसा बॉन्ड कहीं पहले देखा था? यस, हमने ऐसा बॉन्ड देखा था जब हम एक न्यूक्लियोसाइड में अटैचमेंट करवा रहे थे एक फॉस्फेट ग्रुप का एज फॉस्फोरिक एसिड। तो आपने देखा था कि ऐसा जो बॉन्ड बन रहा था इसे हम क्या बुलाते थे? फॉस्फोएस्टर लिंकेज, POO। क्लियर? और देखिए ऐसा ही कुछ आपको यहां नीचे की तरफ भी देखने को मिल रहा है। तो देखो कैसे देखने को मिल रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर POO। तो मतलब क्या हुआ, एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज, दूसरा फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ऐसे में दो फॉस्फोएस्टर लिंकेज प्रेजेंट है। तो इसलिए इस एंटायर लिंकेज को हम बुलाते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो कौन सा है ये लिंकेज जो कि अटैच कर रहा है दो न्यूक्लियोटाइड्स को विथ वन अनदर? दिस लिंकेज इज गोइंग टू बी कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। गॉट दिस पॉइंट क्लियरली और नॉट? अब देखो यहां पर अगेन हम यहां पर नंबरिंग कर सकते हैं इस लिंकेज की। तो देखो अगर बात करूं फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की और सेकंड न्यूक्लियोटाइड की, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से किस कार्बन एटम ने यहां पर अपना एसोसिएशन शो किया, या फिर किस कार्बन एटम ऑफ द शुगर ने अपना इन्वॉल्वमेंट शो किया? दिस वाज द 3' कार्बन फ्रॉम द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ओके, और फॉस्फेट ग्रुप जो कि पार्टिसिपेट कर रहा था इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के शुगर के किस कार्बन एटम से एसोसिएटेड था? 5' कार्बन से। तो मतलब ये वाला जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है इसको हम बुलाएंगे 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो इसको हम क्या बुलाएंगे? 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। रिमेंबर, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का कार्बन पहले लिखा जाएगा और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का बाद में। तो ये बन जाता है 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जिसके थ्रू आपने देखा कैसे दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन करेंगे। ओके, सो एक क्लोजर व्यू में हमने देख लिया कि कैसे एक या बेसिकली दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन करते हैं। और इस तरीके से एवरी टाइम यू विल सी कि जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा अपने फॉस्फेट ग्रुप की मदद से इस 3' कार्बन पे अटैच, जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड है ना उसके 3' कार्बन पे अटैच हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन शो करेगा और अटैचमेंट शो करेगा थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि एक जो चेन्स ऐड हो रही है जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं, उसमें एक एंड पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप फ्री मिलेगा। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये शुगर की 5' कार्बन पे अटैच था, इस 5' कार्बन पे। तो ये वाला जो एंड होता है ना इसको हम 5' एंड बुलाते हैं ऑफ दी न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और जिस जगह पर यानी कि जिस एंड पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री दिखता है जो कि अटैच्ड है विद द 3' कार्बन ऑफ द शुगर, इस एंड को हम बुलाते हैं द 3' एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो देखो ये जब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखो, इतना तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हम अगर ऐसे बनाने बैठेंगे तो हमको बहुत दिक्कत होगी। तो इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो फॉर दैट पर्पस यहां पर देखिए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ना हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से। अब आपको यहां क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर देखिए कुछ हिस्सा ना बड़ा कॉमन चल रहा है। कॉमन हिस्सा क्या है? जो बिल्कुल वेरी नहीं कर रहा है, दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप एज वेल एज द शुगर। तो यहां पर अगर मैं एक रीजन देखिए, यहां से मैं अगर बिगिन करूं ये पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है, यहां आ जाइए, वी आर लीविंग ओनली द बेसिस। ठीक है, ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, देन वी विल कम ओवर हियर, यहां पर आइए, देन दिस वे। तो इस तरीके से आपने देखा ना हमने किन किन पोर्शंस को सेपरेट कर लिया है। ये जो पोर्शन मैंने यहां पर इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर बनाया हुआ है ये हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। तो इस शुगर फॉस्फेट का बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है डीएनए में? ये फॉर्म करता है द बैकबोन ऑफ द मॉलिक्यूल, इसीलिए इसको हम बुलाते हैं द शुगर फॉस्फेट बैकबोन।
ठीक है। तो फॉस्फेट शुगर बैकबोन भी बुला सकते हो, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जिसको कि हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर जो है दिस इज गोइंग टू रिमेन सेम बिकॉज कॉम्पोजिशन इज वेरी सेम। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंगल लाइन आपको, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दी शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्लियर है इतनी बात। और देखिए वेरी कहां हो रहा है, वेरी हो रहा है यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस में। ऑल्दो यहां पर जो दो एग्जांपल्स मैंने दिए थे वहां पर मैंने सेम ही नाइट्रोजनस बेसिस थाइमीन को यूज किया था लाइक दिस, बट दे कुड वेरी। यहां पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक स्ट्रैंड में प्रेजेंट हो सकता है। तो आपको एक सिंगल स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉली न्यूक्लियोटाइड देखने को मिल रहा है। एंड ये जो सिंगल आपको एक चेन देखने को मिल रही है ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड, इसे हम एक स्ट्रैंड बुलाते हैं। तो यहां पर ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं दे आर ऑल दी नाइट्रोजनस बेसिस। और यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट को भी मेंशन कर दूं, इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको a stretch of polynucleotide चेन देखने को मिल रही है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक चेन के फॉर्म में अटैच्ड हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक स्ट्रैंड को। व्हाट आर दे रिप्रेजेंटिंग, अ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। क्लियर। तो इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है वो फॉर्म होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो कैसे पॉलीमराइजेशन होता है न्यूक्लियोटाइड्स का और फॉर्मेशन होता है एक पॉलीमर का, विच इज गोइंग टू फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो आई होप ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बच्चों अभी तक के सेशन में हमने देखा कि कैसे हम एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म कर सकते हैं। बट यू नो वेरी वेल, हम ह्यूमन बींग्स में या सेवरल अदर एग्जांपल, जैसे हमने ई कोलाई का लिया था या फिर हमने बैक्टीरियोफाज लैम्डा का एग्जांपल लिया था, इन सभी ऑर्गेनिजम्स के केस में जो डीएनए होता है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड। वहां पर आपको दो स्ट्रैंड्स देखने को मिलती हैं ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड दे आर रैप्ड अराउंड वन अनदर, जो कि हम बाद में देखेंगे उसके स्ट्रक्चर की पेक्युलैरिटी को। बट अभी के लिए आपको ये देखना है कि एक सिंगल स्ट्रैंड से हम डबल स्ट्रैंड कैसे बना सकते हैं, मतलब एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए आखिर फॉर्म कैसे होने वाला है उसको हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर। अब देखते हैं यहां पर आपके सामने ना एक फिगर दे रखा है। देखो अब ये जो फिगर है आपको अब तक इसमें काफी चीजें जो ना इजीली रिकॉग्नाइज हो चुकी होंगी कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर योर अगेन आपके रेफरेंस के लिए मैं वापस मेंशन कर देता हूं छोटी छोटी चीजें। फॉर एग्जांपल ये जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर है दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी पेंटोज शुगर। क्लियर। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज प्रोजेक्टिंग इनवर्ड्स और ये रिप्रेजेंट कर रहा है द नाइट्रोजनस बेस। एंड ये जो स्ट्रक्चर है येलो वाला दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फॉस्फेट। क्लियर। तो आपने क्या देखा, ये जो तीन कंपोनेंट वाला स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बुलाते थे, एक न्यूक्लियोटाइड, जो कि रिपीट कर रहा है ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर बीइंग जॉइंड टुगेदर, और उसके बाद ये फॉर्म कर रहा है एक स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। ठीक है। तो आपको ये जो रिपीटेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कंपोज्ड ऑफ दिस थ्री कंपोनेंट, इसे हम न्यूक्लियोटाइड बुलाते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ न्यूक्लियोटाइड। फाइन। और ये इस तरीके से थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज देखिए ज्वाइन करता जा रहा है टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड। तो अगर मैं इतने ही पोर्शन की बात कर रहा हूं दिस वन, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, दिस इज ऑल रिप्रेजेंटिंग वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। तो ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है। ठीक है। अभी इतनी बात आप इतने हिस्से को छोड़ दीजिए। अब आपने देखा इस स्ट्रैंड में आपको एक एंड पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री नजर आ रहा है। तो जिस एंड पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री नजर आता था, याद कीजिए उस एंड को हम क्या बुलाते थे, द 5 प्राइम एंड। द रीजन वाज ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 5 प्राइम कार्बन ऑफ द शुगर पे अटैच था, इसीलिए। क्लियर। और यहां पर ये वाला जो एंड है यहां पर आपको सिर्फ देखिए पेंटोज शुगर का ये जो 3 प्राइम एंड है वो फ्री नजर आएगा, जिसपे क्या अटैच होगा बच्चों, याद कीजिए यहां पर अटैचमेंट होता था ऑफ दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये 3 प्राइम एंड है। तो इसका मतलब इस एंड को हम क्या बोलेंगे, इसको देखिए इसको हम बुलाते हैं 5 प्राइम एंड, इसको मैं बॉक्स के अंदर कर देता हूं, एंड इसको हम बुलाते हैं दी 3 प्राइम एंड। तो ये दो एंड्स आपको नजर आ गए। अब देखो यहां पर ना मैंने एक और स्ट्रैंड ली हुई है।
अगेन वही 3 कंपोनेंट से मिलकर बन रही है। देखो यहाँ पर भी आपको पेंटोज शुगर, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस देखने को मिल रहा है। ये पूरी स्ट्रैंड जो है वो अगेन सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू ज्वाइन कर करके इस तरीके से अनदर चेन बना रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब देखो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यू गेट टू सी समथिंग बच्चों। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि इधर पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इधर पर आपकी शुगर का 3 प्राइम एंड जो है वो फ्री है, देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा, यहाँ पर ये जो 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ना, ये फ्री है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 3 प्राइम एंड है ऑफ दिस स्ट्रैंड। और देखो इस स्ट्रैंड के इस एंड पे, लोअर एंड पे आपको फॉस्फेट ग्रुप फ्री नजर आ रहा है, और फॉस्फेट ग्रुप का फ्री होना एक एंड पे रिप्रेजेंट करता है कि वो क्या है, 5 प्राइम एंड। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां पर ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। कुछ डिफरेंस नजर आया दोनों स्ट्रैंड्स में। देखो ये वाली स्ट्रैंड में अपर एज वॉज फॉर्म्ड बाय द 5 प्राइम एंड, बट यहां पर 3 प्राइम एंड है। यहां पर 3 प्राइम एंड लोअर एज पे था और यहां पर लोअर एज पे 5 प्राइम एंड है ऑफ द अनदर स्ट्रैंड। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम ये डीएनए के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो 2 स्ट्रैंड जा रही है ना, दे आर नॉट गोइंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम की रीडिंग कर रहे हैं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहां पर इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या ये पैरेलली रन कर रही हैं स्ट्रैंड्स? कम ऑन टेल मी, क्या ये दोनों पैरेलल रन कर रही हैं? नहीं, एक का डायरेक्शन नीचे, एक का ऊपर। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ना, दिस डायरेक्शन, दिस इज एंटी पैरेलल। तो इसका मतलब 2 स्ट्रैंड्स जब आपस में देखिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जब आपस में पास आती हैं इन दी एंटी पैरेलल डायरेक्शन, दे जॉइन टुगेदर। और जॉइनिंग कैसे होती है? जॉइनिंग ऐसे होती है कि यहां पर जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे, वो नाइट्रोजनस बेसिस बच्चों आपको यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री नजर आएंगे टू द वंस जो कि प्रेजेंट होंगे ऑन दिस स्ट्रैंड। तो मतलब इस स्ट्रैंड के जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस आपको देखने को मिल रहे हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे ऑन दी ऑपोजिट स्ट्रैंड। ठीक है, और दोनों स्ट्रैंड्स के जब कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस आमने सामने आएंगे तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है, एंड दिस बॉन्डिंग इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो देख रहे हो आप, यहां पर आपको कुछ डॉटेड लाइंस दिखाई जा रही हैं ओवर हियर, या यहां पर, या यहां पर। ये जो डॉटेड लाइंस है ना, जो नाइट्रोजनस बेसिस को कनेक्ट कर रही हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये आपको याद रखना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो यहां पर कनेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, जो कनेक्ट कर रहे हैं द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ द 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, और इस तरीके से जॉइनिंग हो जाती है 2 स्ट्रैंड्स की। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना? तो आपको बेसिक चीजें समझनी है बच्चों। और देखो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स का जो नंबर है जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है उसके बारे में मैं बता दूं तो याद रखिएगा, एडेनिन जो है, जो कि प्यूरिन है, वो पेयर करता है विथ अ पायरिमिडीन। रिमेंबर, हमेशा जो पेयरिंग होती है वो प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में होती है बच्चों। तो प्यूरिन जो है यहां पर एडेनिन है, और उसका जो पायरिमिडीन कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस है दैट इज थायमीन, और इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो इनको लिंक करते हैं टुगेदर। सिमिलरली अनदर जो प्यूरिन है दिस इज ग्वानिन, और ग्वानिन जो है जिस पिरिमिडीन के साथ यहां पर पेयरिंग शो करता है, दिस इज साइटोसिन, जो कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू यहां पर अटैचमेंट शो करेगा। सो इस तरीके से आपने देखना, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में आपको ट्रिपल लाइन देखने को मिल रही है, और वाइल एडेनिन एंड थायमीन के बीच में आपको डबल लाइन देखने को मिल रही है, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो आई होप इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज वेरी क्लियर। तो बच्चों अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन यहां पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ज्वाइन किया था with their complementary base pairing through hydrogen bondings, उनको हम even simpler form में represent कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर वैसे मैंने दिखाया था ना, आपको याद कीजिए, अगेन मैंने आपको बताया था जो शुगर एंड फॉस्फेट है, शुगर एंड फॉस्फेट को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ इस तरीके से टुगेदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज दी बैकबोन। तो देखिए ये जो एक बैकबोन दिखाई जा रही है वो इतने हिस्से को दिखा रही है, शुगर एंड फॉस्फेट को। ठीक है, सिमिलरली यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, दिस रीजन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ओनली द शुगर एंड फॉस्फेट, जो कि अगेन फॉर्म कर रहे हैं द शुगर फॉस्फेट बैकबोन इन दिस स्ट्रैंड। तो देखिए हमेशा अगर हम यहां पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं 2 स्ट्रैंड्स की इस तरीके से, रिमेंबर टू मेंशन दी पोलैरिटी। तो देखो यहां पर पोलैरिटी कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, आपको दिख रहा है जो फर्स्ट स्ट्रैंड थी इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऊपर था, तो ये
5 प्राइम एंड ऑफ द फर्स्ट चेन है। तो दूसरा एंड क्या है इसका? 3 प्राइम एंड। और याद रखिएगा 5 प्राइम एंड के सामने हमेशा 3 प्राइम एंड आता है ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहां पर 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम और 3 प्राइम के सामने आएगा 5 प्राइम, जैसा कि यहां दिख रहा है आपको। क्लियर? इस तरीके से हमने क्या रिप्रेजेंट किए हैं? दीज टू आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दी शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स एंड बीच में these are going to be the nitrogenous base pairs। तो आपको ये base pairs दिखाए जा रहे हैं showing the complementary base pairings। So I hope the basic information about the formation of double stranded the nucleotide chains or polynucleotide chains is very clear to all of you। अब हम आगे की डिटेल्स अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपने इतनी ही इंफॉर्मेशन को अच्छे से ग्रास्प कर लिया है तो बच्चों अब हम बढ़ सकते हैं towards our next topic which is the salient features of the DNA double helix। तो बच्चों जैसा कि हमने DNA को देख लिया है कि कैसे वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है जो कि एंटी पैरेलली रन करती हैं और जॉइन टुगेदर होती हैं बाय दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द 2 नाइट्रोजनस बेसेस जो कि उन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो देखिए ये स्ट्रक्चर तो हम देखते हुए आए थे, बट अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, याद है ना जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये वही 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया था टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो 1953 में इस पर्टिकुलर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को प्रपोज करने वाले थे वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है? ओके, सो इस मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए का स्ट्रक्चर जो है इस सिंपल स्ट्रक्चर से कैसे डेविएटेड है, लेट्स सी। सो अकॉर्डिंग टू दीज 2 साइंटिस्ट, ये जो डीएनए है ना, जो कि आपको 2 ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखने को मिल रही हैं, दे आर नॉट स्ट्रेट, ये ना हेलिकली वूंड है। मींस यहां पर आपको ना कॉइलिंग देखने को मिलती है और कॉइलिंग भी राइट हैंडेड फैशन में है, ठीक है? तो राइट हैंडेड फैशन होना चाहिए, मतलब क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है ना उस डायरेक्शन में इनकी कॉइलिंग होती है। तो आप देखोगे ना इस तरीके से ये कॉइल करती हैं। सो कॉइलिंग हमेशा राइट हैंडेड डायरेक्शन में है, इतना आपको याद रखना है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली आपको ना ये कैसी नजर आ रही है, देखिए आपको ये एक हेलिकल स्टेयरकेस की तरह नजर आ रही है कि नहीं? तो एक हेलिकल स्टेयरकेस जो कि अक्सर आपने किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी में जरूर देखा होगा या किसी चर्च में विजिट करते हुए टाइम देखा होगा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको हमेशा देखने को मिलता है जहां पर ये जो आपको ना नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो बीच में नजर आ रहे हैं, दे आर प्रोजेक्टिंग इनवर्ड्स ना। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं दे अपीयर लाइक द रंग्स ऑफ द लैडर। तो इस लैडर के ये रंग्स की तरह अपीयर कर रहे हैं, isn't it? तो ये ऐसा कुछ ट्विस्टेड स्ट्रक्चर आपको नजर आता है व्हेन वी टॉक अबाउट द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। तो अगर मैं ना इस डीएनए के स्ट्रक्चर को ऐसे ट्विस्ट कर दूं, ट्विस्ट करता जाऊं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। क्लियर? आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर को हम कैसे समझ सकते हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है डबल हीलिक्स में? पहली चीज तो डीएनए का जो डबल हीलिक्स है वो फॉर्म होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। तो यही वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं जो कि देखिए एंटी पैरेलली यहां पर रन कर रही हैं और ट्विस्टेड हैं। ओके, देन पहली पॉइंट दे रन एंटी पैरेलली, ये आपको बता चुका हूं मैं। सेकेंडली दे आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। तो इनका जो डायरेक्शन है कॉइलिंग का दैट इज इन द राइट हैंडेड फैशन। क्लियर? तो जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है वो भी नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी और जो ऊपर से नीचे आ रही है वो ऊपर से ऐसे नीचे आएगी। क्लियर? इस तरीके से इनका डायरेक्शन जा रहा है बच्चों। देन फिर बात करते हैं बैकबोन की। अब बैकबोन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कितनी बार कि ये जो बैकबोन है इस डीएनए का दैट इज फॉर्म्ड ऑफ द शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप। और जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनवर्ड्स एंड दे आर फेसिंग टुवर्ड्स वन अनदर ऑन दी 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पे प्रेजेंट बेसिस जो हैं वो इनवर्ड की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड फेस कर रहे हैं ईच अदर एंड जॉइंड है टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू द डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए कुछ और फीचर्स जानते हैं अबाउट दिस डबल हेलिक्स। ओके, तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया जो बेसिस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करते हैं। एडेनिन पेयर करता है थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं इसके पिच की। तो यहां पर ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, दिस इज द हेलिकली वूंड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो यहां पर देखो जो लेट्स सपोज ये जो कॉइलिंग हो रही है, मान लेते हैं कि एक कॉइलिंग यहां से स्टार्ट हुई और वो इस तरीके से देखिए अपना पूरा टर्न यहां खत्म कर रही है ताकि वो नया टर्न फिर से वापस यहां से स्टार्ट कर सके। क्लियर? तो यहां से ये जो एक कंप्लीट टर्न आया है, दिस कंप्लीट टर्न फ्रॉम हियर टू हियर,
जो आपको देखने को मिला है, वन कंप्लीट टर्न को हम पिच बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पिच। और इस कंप्लीट टर्न की जो लेंथ है, दिस इज 3.4 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो 3.4 नैनोमीटर्स क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न विच इज कॉल्ड द पिच ऑफ द डीएनए, जिसको कि अगर हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 34 एंगस्ट्रॉम। ओके ओके, अब हम बात करते हैं राइज पर बेस पेयर। उससे पहले एक बात याद रखिएगा, ये जो 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर्स की पिच है, इसमें इन टोटल 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो देखो अंदर की तरफ ना ये जो आपको बेस पेयर देखने को मिल रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक में टोटल 10 प्रेजेंट है। तो मतलब हर दो बेस पेयर्स के बीच में कितनी स्पेस होगी, कितना डिस्टेंस होगा? सोचो, अगर पूरे लेंथ जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर्स की है और बीच में 10 बेस पेयर्स हैं, तो अगर मैं 3.4 नैनोमीटर्स को 10 बेस पेयर से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि दो बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस होता है, दैट इज गोइंग टू बी 3.4 डिवाइडेड बाय 10, जो कि कितना आएगा? 0.34 नैनोमीटर्स। आई होप यू गॉट दिस। और इसी को हम कहते हैं राइज पर बेस पेयर। तो हर बेस पेयर ऊपर चढ़ने पर कितना डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 0.34 नैनोमीटर्स, या फिर जिसको कि हम इवन एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो इट विल बिकम 3.4 एंगस्ट्रॉम। आई होप यू गॉट दिस। आपको ये कैसे आया? यू हैव टू सिंपली डिवाइड द पिच बाय द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। तो राइज पर बेस पेयर कैसे मिलता है? बाय डिवाइडिंग द पिच विथ नंबर ऑफ बेस पेयर। तो पिच कितना था? 3.4। नंबर ऑफ बेस पेयर कितने थे इस पिच के अंदर? टोटल 10 बेस पेयर्स। तो आंसर आया कितना? 0.34 नैनोमीटर्स। क्लियर? जो कि यहां मेंशन्ड है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ओके, बात करते हैं डायमीटर ऑफ द हीलिक्स या फिर सिंपली विड्थ ऑफ द हीलिक्स। तो अगर विड्थ की बात की जाए, विड्थ आपको रफली देखने को मिलता है 2 नैनोमीटर्स के आसपास। तो 2 नैनोमीटर्स या फिर आप इसको 20 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हो। और ये रफली इक्वल क्यों होता है? बिकॉज पेयरिंग हमेशा प्यूरिन और पिरामिडिन के बीच में होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्यूरिन जो कि 9 मेंबर्ड रिंग है और पायरिमिडिन जो कि 6 मेंबर्ड रिंग है, वो हमेशा एक साथ प्रेजेंट होंगे पेयरिंग टुगेदर थ्रू द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसका मतलब उनके बीच में जो हमेशा आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा वो फिक्स्ड रहेगा। 9 मेंबर इतना स्पेस अगर इधर ऑक्यूपाई कर रही हैं तो 6 मेंबर हमेशा इधर इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी और दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। इसीलिए जो डायमीटर है या फिर विड्थ है ऑफ द डीएनए हेलिक्स वो सेम रहती है। इतनी बात भी क्लियर हो गई। और याद रखिएगा, ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के, दे आर पेयर्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इस स्ट्रक्चर को। एक और भी चीज है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर को। कौन सी है वो चीज? आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए, ये पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन है एंड दिस इज क्वाइट क्रूशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहां बताया जा रहा है द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन द डबल हेलिक्स। मतलब देखो, एक बेस पेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट वन बेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस पेयर। ठीक है, तो एक बेस पेयर जो है वो दूसरे बेस पेयर के ऊपर, उनके जो प्लेन्स है ना, दे लाई ओवर वन अनदर, मतलब दे आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर, जिसकी वजह से एक और स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्लूड हो जाता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए अलोंग विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट जो स्टैकिंग है ऑफ द बेस पेयर्स वन ओवर द अनदर, उनके प्लेन्स की जो स्टैकिंग है वो यहाँ पर एक और एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और कैसे? देखिए, यहाँ पर ये जो येलो पोर्शन है ना, आप इस पे फोकस ना भी करो तो चलेगा। तो येलो जो पोर्शन है ना, यहाँ पर सिर्फ शुगर फॉस्फेट है, वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट लुक एट दी सेंटर रीजन। ये जो सेंटर रीजन है ना बच्चों, सेंटर रीजन में देखिए ये आपके नाइट्रोजनस बेसेस हैं। देखिए, साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड है। यहाँ पर थायमीन एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड है, राइट। यहाँ पर आपका अगेन ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से अटैच्ड है। तो कैन यू सी यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनका प्लेन कैसा है? दे आर फ्लैट नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पर भी ये भी फ्लैट नजर आ रहे हैं। तो इनका प्लेन कैसा होने वाला है? दे आर गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इधर भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इधर भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। बट देखो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप्स है ना, वो अलग अलग प्लेन्स में है। एक ऊपर की तरफ वर्टिकल है, एक इधर की तरफ इंक्लाइंड है। बट यहाँ देखो नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं, जो बेस पेयर्स हैं, दे आर ऑल इन वन प्लेन
कौन सा प्लेन है वो, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस तरीके से जैसे कि आपके स्टेयरकेस के जो रंग्स होते हैं ना, दे आर फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल, ताकि उन पे फ्लैट आप पैर रख सको। सिमिलरली ऐसा ही फ्लैट स्ट्रक्चर आपको नाइट्रोजनस बेसिस का देखने को मिल रहा है। मींस ऑल नाइट्रोजनस बेस पेयर्स आर इन वन प्लेन एंड दे आर स्टैक्ड वन ओवर द अनदर। तो देखो ये पेयर इसके ऊपर, ये वाला जो पेयर है वो इसके ऊपर स्टैक्ड है, ये वाला पेयर इसके ऊपर स्टैक्ड है, एंड दे ऑल आर लाइंग इन वन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये प्रोवाइड करता है, दिस एड्स स्टेबिलिटी टू द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर along with the hydrogen bonds। ये पॉइंट मुझे आपको क्लियर करना था। So I hope the salient features of the DNA double helix अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वॉटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो मॉडल था डीएनए का, वो आई होप अब क्लियर है। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नर हब फ्री है पर बेस्ट है।